नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जापान के सक्सेशन लॉस के बारे में। आप सबको ये लग रहा होगा कि जापान के ऊपर फोकस रहेगा, उनके सक्सेशन लॉस के ऊपर फोकस रहेगा। यस, बट ये डिस्कशन एक जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी होगा, क्योंकि जापान की जो सक्सेशन लॉस है वो पैट्रिलिनियल है, पेट्रियार्कल है। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे कि जापान के जो सक्सेशन लॉस है वो क्यों न्यूज में आ चुके हैं, क्या प्रॉब्लम है, और एंड में एक सवाल के साथ हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे कि क्या जापान को उनकी सक्सेशन लॉस बदलने चाहिए या नहीं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। देखिए, अगर मैं खबर के बारे में बात करूं तो खबर कोई नई नहीं है। जब से 2019 में एम्परर अकीतो, जो जापान के राजा थे, उन्होंने अपनी जो गद्दी छोड़ी थी पिछले साल 2019 में, तब से लेकर ही एक डिस्कशन छिड़ चुका है जापान में फीमेल सक्सेशन के ऊपर। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि जापान के सक्सेशन रूल्स क्या है और क्या है प्रॉब्लम्स। लेकिन अभी 2020 में एक नई डेवलपमेंट भी आई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आ चुका है इस डिस्कशन के ऊपर, सक्सेशन लॉस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको 2017 में ले चलता हूं। 2017 में जापान की एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस माको। ये जो प्रिंसेस माको है, जापान के एम्परर जो थे अकीतो, उनके बड़े बेटे नारुहितो के भाई की बेटी है प्रिंसेस माको। मैं आपको फैमिली ट्री भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो प्रिंसेस माको की शादी तय हो गई थी, और उनकी शादी तय हुई थी एक कॉमनर के साथ, कोमुरो के करके एक बंदा है, उनसे तय हो गई थी। लेकिन 2020 तक शादी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा सा वाद विवाद में आ चुका है ये जो शादी वाला मुद्दा है। क्योंकि कोमुरो के जो है कॉमनर, उनकी जो मदर है, उनके मदर के कुछ डेट्स थे। कहा जाता है कि 40 मिलियन येन उनके ऊपर डेट था, उनको पैसे देने थे उनके एक्स हस्बैंड को। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। कोमुरो के ने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी माता ने ऑलरेडी डेट उधार क्लियर कर दिया है, लेकिन एक पब्लिक डिबेट छिड़ चुका है, ये पॉलिटिकल डोमेन में आ चुकी है ये बातें, क्योंकि इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है जापान के सक्सेशन का लॉ। अगर हम लोग जापान के बारे में बात करें कि वहां पे जो प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस को शादी करनी होती है कॉमनर के साथ ही, और जैसे ही वो शादी करती है कॉमनर के साथ, उनके सारे डायनेस्टिक प्रिविलेजेस खत्म हो जाते हैं। वो एक प्राइवेट सिटीजन बन जाएंगे, अपने सारे प्रिविलेजेस खो देंगे। ऑल्दो उनको वन टाइम पेमेंट मिलती है 100 मिलियन येन की। आपको लग रहा होगा 100 मिलियन येन तो बहुत ज्यादा होगा। येन की एक्सचेंज रेट देखें तो रुपी से भी वो कम आती है, उनके एक्सचेंज रेट में इट इज डेप्रिशिएटेड, राइट। तो इस वन टाइम सेटलमेंट की वजह से क्या कोमोरो के उसका फायदा उठाने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीजों पे एक डिस्कशन छिड़ चुका है जापान में। सक्सेशन के ऊपर भी डिस्कशन छिड़ चुका है। सक्सेशन के ऊपर अगस्त 2020 में जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे तारो कानो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि मैट्रिलिनियल एम्परर्स शुड बी कंसिडर्ड टू असेंड द थ्रोन। जब से ये कहा है तब से ये बहुत ज्यादा ट्रैक्शन में आ चुका है। प्रिंसेस माको का रिलेशनशिप, प्रिंसेस जो अपना ओहदा खो देंगी शादी के बाद, इस शादी से क्या फायदा उठाएंगे कोमोरो के, एटसेट्रा, ये सब बातें आ चुकी है न्यूज में। इसकी वजह से सक्सेशन लॉस भी आ चुके हैं खबर में। और साथ ही साथ नवंबर एंड में एक प्रपोजल आ गया था जापान में, जहां पे कर्टेसी टाइटल देने की बात की थी प्रिंसेसेस को। कोजो करके टाइटल, कोजो मतलब जापानीज में प्रिंसेस होता है। शादी के बाद भी उनको ये टाइटल देने की बात चल रही है। तो इन सब चीजों की वजह से जापान का सक्सेशन लॉ खबरों में आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं जापान के सक्सेशन लॉस के ऊपर, और एक मैक्रो डिस्कशन करते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। देखिए, जापानीज ट्रेडिशन हम लोग देखें तो जापानीज ट्रेडिशन एक पेट्रियार्कल ट्रेडिशन है। जापानीज मोनार्की विश्व की सबसे ओल्डेस्ट मोनार्की है। 2700 सालों से मोनार्की है जापान में। इनफैक्ट हम लोग देखें तो अगर 2020 में भी आज भी ऐसा है कि जो क्राइसेंथेमम थ्रोन है जापान का, वहां पे वुमेन आर नॉट अलाउड टू रूल, मतलब महिलाओं को रानी बनने का हक नहीं है, वो रूल नहीं कर सकती है, किंग ही रूल करेगा वहां पे। हम लोग 2020 में रहते हैं।
जेंडर इक्वालिटी की बातें चलती हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी आनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस वो बात करता है, सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ये बात करते हैं, लेकिन जापान जैसा एक एडवांस देश अभी भी उनके सक्सेशन लॉस में कुछ ऐसे रूल्स उन्होंने रखे हैं कि महिलाएं वहां पे रूल नहीं कर सकती हैं। जो क्राइसेंथेमम थ्रोन है जापान का, उसके जो सक्सेशन रूल्स हैं वो 1947 में लाए गए थे, विच आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिक लॉ। फ्रेंच लॉ है, फ्रांस में भी ऐसे ही कुछ था पहले कि महिलाएं रूल नहीं कर सकती है, केवल मेल ही होल्ड करेंगे डायनेस्टिक राइट्स को, मतलब केवल मेल ही रूल कर सकते हैं जापान में। और अगर हम लोग बात करें जापानीज ट्रेडिशन के बारे में और किस तरह से सक्सेशन होगा, तो सक्सेशन के कुछ रूल्स हैं जो 1947 में आ गया था। इंपीरियल लीनिएज के ऊपर डिपेंड करता है, और सक्सेशन में ऐसा होता है कि जो राजा होता है उस राजा का सबसे बड़ा बेटा ही किंग बन सकता है, और बड़े बेटे के बाद उस बड़े बेटे का बेटा या फिर उसके डिसेंडेंट्स रूल करेंगे। देखिए, छोटे बेटे का रूल कब आएगा? जब बड़ा बेटा या फिर उसके कोई मेल डिसेंडेंट्स नहीं है, तब जाकर सेकंड सन या फिर उसके डिसेंडेंट्स के ऊपर चला जाएगा, वो राजा बन सकते हैं। उसके बाद तो है कि एम्परर के भाई हो, एम्परर के अंकल हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लीनिएज चली जाती है। लेकिन आपको याद रखना यह है कि सबसे बड़े बेटे के हाथ में ही चला जाता है रूल। और अगर हम लोग बात करें जापान के फैमिली ट्री की, जो रॉयल फैमिली है, मैं बात करने वाला हूं 1912 से। सबसे पहले एम्परर टाइशो थे। एम्परर टाइशो के बाद उनके जो दो बेटे थे, उनमें बड़ा बेटा था एम्परर शोवा, तो वो किंग बन गए। एम्परर मिकासा किंग नहीं बन पाए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। एम्परर मिकासा की जो वाइफ है यूरिको मिकासा, वो अभी भी जिंदा है। ठीक है। एम्परर शोवा के बाद सक्सेशन हुआ एम्परर अकीटो का। एम्परर अकीटो 1989 में राजा बने, और अभी हाल ही में 2019 में उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने खुद ही अपनी गद्दी छोड़ी है अपने बड़े बेटे के लिए, एम्परर नारुहितो के लिए। और एम्परर अकीटो के दो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं नारुहितो जो अभी किंग है, उनके एक छोटे बेटे भी है प्रिंस अकिशिनो, लेकिन अभी फिलहाल है किंग नारुहितो। और अगर आप देखेंगे ये फैमिली ट्री, नारुहितो को एक बेटी है प्रिंस तोशी जो बॉर्न हुई थी 2001 में। और अगर हम लोग प्रिंस अकिशिनो की बात करें, प्रिंस अकिशिनो की दो बेटियां हैं, प्रिंसेस माको जिनकी शादी के बारे में हमने बात की, प्रिंसेस काको, और 2006 तक उनका कोई मेल एयर नहीं था, लेकिन 2006 में हिसाहिटो करके एक प्रिंस पैदा हुए। तो अगर हम लोग सक्सेशन की बात करेंगे तो नारुहितो के बाद प्रिंसेस अकिशिनो और फिर हिसाहिटो राजा बन सकते हैं। इनके बाद मिकासा भी बन सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर से बताऊंगा, इस लीनेज पे फिर से आएंगे और डिस्कशन करेंगे। तो ये है अभी तक का सिचुएशन। तो डिबेट जो छिड़ चुका है 2020 में, ये कोई नया डिबेट नहीं है। ये डिबेट 2000 में भी छिड़ा था, 2000 के दशक में, क्योंकि प्रिंस हिसाहिटो तब तक पैदा नहीं हुए थे 2006 तक। अर्ली 2000s में एक पॉलिटिकल इशू बन गया था सक्सेशन, क्योंकि केवल दो सक्सेसर्स थे, नारुहितो और अकिशिनो। तो एक जापान के न्यूज़पेपर ने कहा कि जो करंट सिस्टम है वो काफी अनसस्टेनेबल है, लीनिएज आगे चल के मोनार्की के ऊपर एक सवाल उठ सकता है। तो 2006 में जो प्राइम मिनिस्टर थे जुनिचिरो कोइजुमी, उन्होंने कहा था कि हमको रिवाइज करना चाहिए इस चीज के ऊपर, जहां पे इंपीरियल फैमिली के रूल्स हमें बदलने चाहिए, और उन्होंने कहा था एक बिल लाएंगे पार्लियामेंट में। और 2006 में ही प्रिंस हिसाहिटो बॉर्न हुए। तो इसके बाद ये सब डिबेट थोड़ा सा सबसाइड हो गया। 2007 में नए जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने इस बिल को ड्रॉप कर दिया। तो अभी भी वही लीनिएज या सक्सेशन के रूल्स चल रहे हैं, जहां पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है ताकि वो क्वीन बने। तो अगर हम लोग लेटेस्ट डिबेट की बात करें तो 1960 के बाद केवल दो मेल एयर थे इंपीरियल फैमिली में, नारुहितो और अकिशिनो। इसी के ऊपर एक वाद विवाद छिड़ चुका था, लेकिन 2006 में जब हिसाहिटो पैदा हुए तो उसके बाद थोड़ा सा सबसाइड हुआ। लेकिन अभी भी एक सवाल जरूर उठता है लीनिएज के ऊपर। और अगर हम लोग बात करेंगे, जो करंट किंग है नारुहितो, उनकी एक डॉटर है टोशी, मैंने आपको बताया। और लीनिएज की बात करें कि आगे चल के राजा कौन हो सकता है, नारुहितो के बाद उनके जो भाई है प्रिंस अकिशिनो, 55 साल है उनकी एज, वो राजा बनेंगे। उनके बाद उनका बेटा हिसाहिटो जो 2006 में पैदा हुए थे, वो राजा बनेगा। अगर ये दोनों नहीं अवेलेबल होंगे तब प्रिंस हिटाची बन सकते हैं किंग, जो जिंदा है। मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंस मिकासा कहा था, माफ कीजिएगा, प्रिंस हिटाची जो अभी भी जिंदा है, जो बोल्ड लेटर्स में है नाम, वो जिंदा है।
प्रिंस हिटाची नेक्स्ट इन लाइन ऑफ सक्सेशन बन सकते हैं। तो ये तो हो गया जापानीज सक्सेशन के ऊपर, लेकिन सवाल ये उठता है जो 8 प्रिंसेसेस हैं जो अभी भी अलाइव है, 8 प्रिंसेसेस जो 1960 के बाद जो पैदा हुई हैं, क्या उनको कोई अधिकार नहीं है? क्या उनके पास कोई डायनेस्टिक राइट्स नहीं होने चाहिए जापान के थ्रोन में? जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं एटसेट्रा। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये मोनार्की को डिफेंड करते हुए क्यों बातें कर रहे हैं? अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में तो राजा रानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कब का हट चुका है। लेकिन कुछ देशों में अभी भी मोनार्किकल डेमोक्रेसी चलती है, जैसे कि यूके हो गया, जापान में हो गया, तो वहां पे इट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जापान में अभी भी पेट्रियार्कल एक लीनियज चलता है, पेट्रियार्कल सक्सेशन चलता है मोनार्की के लिए। उसी के ऊपर सवाल उठ जाता है, क्या जापान को अपनी मोनार्किकल रूल्स को मॉडर्नाइज करना चाहिए? क्या यह अधिकार नहीं बनता है कि जो प्रिंसेस है, जो महिलाएं हैं वहां पे, उनको इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए सक्सेशन के लिए? हाँ या ना, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।